जय हिंद, जय भारत। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आज का जो हमारे देश का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जिसे हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, ये हमारे बच्चों के ऊपर कैसे आक्रमण कर रहा है, किन किन रूप से आक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा वीडियो होने वाला है, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिकली उन लोगों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम क्या, पहले अगर हमें समझना है कि हमारे ऊपर कैसे अटैक कर रहा है, तो पहले हमें इसके हिस्ट्री पे बात करनी होगी, इतिहास पे बात करनी होगी। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का इतिहास चालू होता है ब्रिटिशर्स के साथ, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया। उन्होंने ये सिस्टम को लाया। तो जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उनके पास दो चॉइसेस थी। एक तो उनके पास चॉइस थी कि जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं उनको मार डालो, उनको जान से मार डालो, जैसे उन्होंने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में किया। उन्होंने लोगों को मारा और वहां की रिसोर्सेज छीन ली। दूसरा ऑप्शन था उनके पास कि भाई, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग मार हम सकते हैं क्या। उन्होंने मारने की कोशिश की हमें, लेकिन उन्हें समझ में आया कि इतने सारे लोग हैं भारत में और इतने निष्ठावान लोग हैं, इतने धार्मिक लोग हैं कि इनको मारा नहीं जा सकता। हमने बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन हम इनको मार नहीं पा रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर सेटलर कोलोनाइजेशन करेंगे। सेटलर कोलोनाइजेशन, सेटलर कोलोनाइजेशन का अर्थ है कि हम यहाँ का एजुकेशन बदलेंगे और एजुकेशन के माध्यम से हम यहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देंगे, अंग्रेज के जैसा बना देंगे। इस प्लान के तहत उन्होंने भारत में लाया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और ये लाया गया 1835 में 1835 में इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया। विलियम बेंटिंक एंड लॉर्ड मैकॉले, वैसे तो मेन विलियम बेंटिक थे जिन्होंने इस एक्ट को भारत में लाया, लेकिन उसके पीछे जो ब्रेन्स था वो मोस्टली लॉर्ड मैकॉले करके एक ब्रिटिशर थे, उनका ब्रेन था। तो ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ने कहा कि हम एजुकेशन के माध्यम से यहाँ के लोगों को इंग्लिश जैसा बना देंगे। और अल्टीमेट गोल ये था कि धीरे 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 जब हम एक पॉपुलेशन को एजुकेट करेंगे तो वो हमारे जैसे बन जाएंगे और हमारी जैसी ही बातें करेंगे। तो बिना हमारी कोई मेहनत के वो हमारा काम हमारे लिए कर देंगे। अब इस एक्ट का मोडस ऑपरेंडाई, मतलब काम करने के तरीके को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आज का एजुकेशन सिस्टम कैसे हमारे बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हमें भारत के लोगों को दबाना है, इनको हमारे गुलाम बनाना है, तो तीन चीजें करना बहुत जरूरी है और हम एजुकेशन के माध्यम से इसे अचीव करेंगे। पहला, उन्होंने कहा कि हम इनकी लैंग्वेज को इंग्लिश से बदल देंगे, लैंग्वेज को इंग्लिश से बदल देंगे। अब ये कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा हम लोकल लैंग्वेज को अटैक नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि जो आदमी इंग्लिश बोल सकता है हम उसी को नौकरी देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ हम ऐसे सिस्टम्स खड़े कर देंगे देश में कि इंग्लिश के बिना आपका काम होगा ही नहीं। जैसे कि आज आप देखिए, आप जुडिशियरी कोर्ट कचहरी जाइए तो आपको अगर सुनवाई करनी है तो अंग्रेजी में ही सुनवाई होती है आपकी, है ना। कितनी अजीब बात है। यहां तक कि अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट का चलने का तरीका भी यूके के जैसा ही है, इंग्लैंड वालों के जैसा ही। आप डॉक्टर के पास जाओ तो पूरी डॉक्टर दवाइयां अंग्रेजी में लिख के देता है, इंग्लिश में लिख के देता है। एजुकेशन में जाओगे तो इंग्लिश का ही बोलबाला हर जगह है। यहां तक कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो अभी मोदी सरकार के अंडर आई है, उसमें भी सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक ही लोकल लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा, आपकी मदर टंग में आपको पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक। लेकिन 6th 7th 8th स्टैंडर्ड जो 6वीं कक्षा से पढ़ाई है वो सब इंग्लिश में ही है और वहीं पे मेन इतिहास है, वहीं पे मेन मेन विषय चालू होते हैं। 5वीं स्टैंडर्ड तक तो हम कुछ बच्चे को ज्यादा पढ़ा ही नहीं पाते गहराई का। तो पहले उन्होंने आक्रमण किया हमारी भाषा पे। उन्होंने बोला कि अगर हमें इन लोगों को गुलाम बनाना है तो पहले तो इनको अपनी लोकल लैंग्वेज बोलना बंद करानी होगी और इनको इंग्लिश की तरफ ढकेलना होगा।
तो उन्होंने सिस्टम को ऐसे बनाया, और जितने भी सिस्टम थे देश में, चाहे वो एजुकेशन हो, जुडिशियरी हो, कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पे जहां पे आपको किसी से भी काम करना है तो वो इंग्लिश में काम होना चाहिए। आप जर्मनी में जाइए, कोई इंग्लिश नहीं बोलता, वहां पे सब जर्मन बोलते हैं। जापान में जाइए, वहां पे सब जापानीज बोलते हैं। चाइना जाइए, चाइनीज बोलते हैं। लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा एक देश है जहां पर इंग्लिश इज द डोमिनेंट लैंग्वेज। कितनी बुरी बात है कि हम अगर कोर्ट कचहरी जाते हैं तो हमें अपनी भाषा में लड़ने का भी हक नहीं, हम अपनी बात रख भी नहीं सकते, हमें एक लॉयर हायर करना पड़ता है जो हमारे लिए बात रखता है। तो पहले उन्होंने हमारी आक्रमण किया हमारी भाषा के ऊपर, ये आज भी चल रहा है, ये आज भी बंद नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें इनके गुरुकुल्स को खत्म करना होगा। अब गुरुकुल्स को क्यों खत्म करना है? गुरुकुल्स में पहले ऐसे टीचर्स होते थे जिनको हम बोलते थे ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का अर्थ वो नहीं है जो आपको बताया गया है। ब्राह्मण का मतलब है ऐसा इंसान जो मैं कौन हूं इसके जवाब को जानता था और जीता था। तो ब्राह्मण वो था जो वो जानता था जो कृष्ण जानते थे। ब्राह्मण वो था जो जानता था जो बुद्ध जानते थे, जो महावीर जानते थे, जो राम जानते थे, जो ओशो जानते थे। जो इंसान मैं कौन हूं का सत्य जानता था, जीता था, उसी को हम पढ़ाने लायक समझते थे इस भारत में। आज के एजुकेशन सिस्टम में ये गायब हो चुका है। तो ये दूसरा आक्रमण आपके बच्चों के ऊपर किया गया कि ऐसे टीचर्स उनके पास लाके खड़े कर दिए गए जो खुद को जानते ही नहीं। और बहुत सही कहा है जिसने भी कहा है कि जो इंसान खुद को जानता नहीं उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं, वो कुछ करने लायक होता ही नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं जानता वो किसी को नहीं जान सकता। तो आज के टीचर्स के पास बीएड रहेगा, पीएचडी रहेंगी, लेकिन अगर आप उनको ये सवाल पूछेंगे मैं कौन हूं, तो उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं उन्हें। और उसके कारण ये है कि 1835 से ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो मोस्टली ज्यादातर टीचर्स जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं आज, वो यही एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। तो उनके साथ भी यही सब हो चुका है। तो वो ये जानते ही नहीं। तो आपके बच्चों को एक तो उनका सब्जेक्ट मैटर भी बदल दिया गया है, और साथ में जो पढ़ाने वाला है उसे भी रिप्लेस कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है। लैंग्वेज के ऊपर आक्रमण किया गया, आपके कल्चर के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और गुरुकुल्स को खत्म कर दिया गया, जिससे जो टीचर्स थे वो टीचर्स को ऐसे लोगों से रिप्लेस किया गया जो खुद को जानते ही नहीं। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को बर्बाद करना है तो इनको गलत इतिहास पढ़ाना होगा, डिस्टॉर्टेड इतिहास पढ़ाना होगा, ऐसा इतिहास पढ़ाना होगा जो इनका है ही नहीं। अगर शेर का इतिहास शिकारी लिख रहा है तो वो शेर को हमेशा गुलाम ही बताएगा। अगर शेर को अपनी जगह वापस हासिल करनी है तो उसको अपना इतिहास खुद लिखना होगा। तो हमारे इतिहास की किताबों में पहले तो हमारे अटैकर को ग्लोरीफाई किया गया, जो भी हमारे अटैकर्स थे उन्हें ग्लोरीफाई किया गया, उन्हें उनका महिमा मंडन किया गया कि इन्होंने हमारा उद्धार किया, इन्होंने हमें ट्रेन दी, इन्होंने हमें एजुकेशन दिया, जैसे हमारे पास ये था ही नहीं। और साथ में इन्होंने हमारे इतिहास को सिर्फ एक बड़ी लिस्ट बना दी ऑफ फेलियर्स, कि हमारा इतिहास तो सिर्फ फेलियर्स से भरा हुआ है। हम यहाँ हारे, हम वहां हारे, हमको इधर हराया गया, हमको उधर हराया गया। अगर हम इतना हारे तो आज हम अपना धर्म कैसे जी पा रहे हैं? आज हम कैसे जिंदा है? कैसे आज इस देश में 90 करोड़ 100 करोड़ लोग प्रैक्टिसिंग हिंदू है? ये कैसे हुआ? ये सोचना चाहिए हमें। तो अगर आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के इतिहास में जाएंगे तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा स्कूल सिस्टम ही हमारे बच्चे को अटैक कर रहा है। और ये बचपन से चालू हो जाता है प्रोजेक्ट। हम 4-5 साल से बच्चे को स्कूल भेजना चालू कर देते हैं, और फिर जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता तब तक ये एजुकेशन में ही वो रहता है। तो एक काफी लंबा समय रहता है हमारे बच्चों के ऊपर जब उनको ब्रेन वॉश किया जा सकता है एजुकेशन के माध्यम से। ये 3 तरीके हैं जो ब्रिटिशर्स भी जानते थे कि अगर इन लोगों को दबाना है तो इनसे इनकी भाषा, इनके कल्चर को डाउन प्ले करना होगा, और इसको इंग्लिश एजुकेशन और कल्चर से बदलना होगा। दूसरा, इनके गुरुकुलों को खत्म करना होगा, क्योंकि गुरुकुल में ये जो ब्राह्मण है ये लोगों को जागरूक कर रहा है
जहां जहां पे बड़े बड़े गुरुकुल है वहां वहां लोग बार बार विद्रोह कर रहे थे। ये बात वो जानते थे, तो उन्होंने गुरुकुलों को खत्म किया, गुरुकुलों की फंडिंग बंद करा दी और धीरे धीरे गुरुकुल गरीबी के कारण खत्म हो गए। और उन्होंने तीसरा उन्होंने ये समझा कि 3 जनरेशन तक, 3 पीढ़ियों तक हमें इनको गलत इतिहास पढ़ाना होगा। गलत इतिहास पढ़ाने से इनका शत्रु बोध खत्म हो जाएगा, शत्रु को पहचानने की जो कला है वो ये भूल जाएंगे। साथ ही में हिस्ट्री में हम इनके आक्रांता, जिन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया, जैसे अकबर, औरंगजेब, इनके बारे में हम इनको बहुत पढ़ाएंगे और इनका महिमा मंडन करेंगे। और दूसरा, हम इनके इतिहास को सिर्फ एक हार की बड़ी लिस्ट बना के छोड़ देंगे। हम इनके महान राजा, महान जो वॉरियर्स थे हमारे, इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। गुरु नानक के बारे में बात नहीं करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पढ़ाएंगे, शिवाजी महाराज की शिव चरित्र नहीं पढ़ाएंगे। कोई भी महान इंसान जिसने इस देश का भला किया, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, रानी लक्ष्मीबाई, उनको पढ़ाया नहीं जाएगा। उनके बारे में बस इतना बता दिया जाएगा कि ये इतने दिन पैदा हुए, इतनी तारीख को मरे, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाएगा कि इनकी विचारधारा क्या थी। इसी के साथ साथ हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, जैसे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी ज्यादातर रोट लर्निंग, मतलब सिर्फ रट्टा मार के आ जाओ और मार्क्स ले लो, इसे प्रोत्साहन देता है और आपके बच्चे को बस एक फॉलोअर बना के रख देता है, फॉलोअर ऑफ रूल्स, बस उसे रूल फॉलो करने की एक मशीन बना देता है। अब कैसे बनाता है? समझ लीजिए आपको कोई भी एक विषय दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी विषय। एक साल में आपको अगर समझ लो आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पहले तो बोला जाएगा एक साल में उसकी एग्जाम है। पहली बात तो एक साल में पूरा केमिस्ट्री आपका बच्चा पढ़ भी पाएगा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एजुकेशन को। एजुकेशन बस एक रेस में लगाना चाहता है आपके बच्चे को। तो एम्फोसिस बच्चों के ऊपर पहले से ही ये डाल दी गई है कि बस मार्क्स लाने हैं, पर ये बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि एक साल के अंत में एग्जाम कैसे होंगी। अगर एक साल के अंत में 100 मार्क का पेपर हो रहा है, तो क्या वो 100 मार्क के पेपर में पूरा केमिस्ट्री कवर होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री एक समझने की चीज है। तो साल के अंत में पहले तो आपके बच्चे को जो पेपर दिया जा रहा है, वो पेपर ही पूरे सब्जेक्ट का रूप है नहीं, वो सिर्फ कुछ सवाल है। बस वो सवाल का जवाब आपका बच्चा देगा। वो सवाल का जो जवाब है आपका बच्चा लर्न करके दे रहा है कि समझ के दे रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समझ लो आपके बच्चे ने इसमें से 90 मार्क भी ला लिए, तो हम बोलेंगे वाह बहुत अच्छे मार्क बेटा, बहुत शाबाश, आपने बहुत अच्छे मार्क लाए। लेकिन हम कभी ये सवाल पूछते ही नहीं कि ये जो 90 मार्क जिससे लाया उसने समझ के ये मार्क्स लाए, क्या ये एग्जाम उसको चेक भी कर रहा है, और ये 90 मार्क अगर इसने लाए हैं तो क्या रट्टा मार के लाए हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता एजुकेशन सिस्टम को। तो आपके बच्चे को ये पूरा जो शिक्षा प्रणाली है, वो सिर्फ एक क्लर्क बनाने के हिसाब से आपके बच्चे को रेडी किया जाता है, एक नौकरी करने के लिए, कि बस ये नौकरी के रूल्स फॉलो कर ले। और यही ब्रिटिशर्स चाहते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारे देश के लोग कभी खुद के लिए सोच ना सके, उनके अंदर ये डेवलप ही ना हो सोचने की काबिलियत। इनको हर कोई चीज बतानी चाहिए कि भाई तुम्हें बताएंगे हम कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए हर बच्चा नौकरी के पीछे भागता है। ये सब हमारे एजुकेशन का ही किया जा रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम पहले तो रोट लर्निंग, रट्टा तोता बना देती है आपके बच्चे को, समझने की काबिलियत उसमें लाती ही नहीं। आपके बच्चे को एकदम मीडियोकर बना देती है, साधारण और एकदम प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल कि आसानी से आपके बच्चे को हराया जा सकता है। आपके बच्चे में कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती, ना ही कोई ओरिजिनल बन पाता है हमारा बच्चा, ना ही वो अनप्रेडिक्टेबल बन पाता है, और सिर्फ एक कॉपी करने की मशीन बन जाता है। तो हमारा बच्चा अगर कोई कॉपी कर रहा है तो ओरिजिनल तो बन ही नहीं सकता ना। हमारे बच्चे को हर तरीके से साधारण, मीडियोकर बनाने की कोशिश की जाती है, और ये एक साल में नहीं होता। ये बच्चों को 10-15 साल के स्कूल में रखने से ये हासिल किया जाता है। और फिर हम पूछते हैं कि 20-25 साल के बाद भी हमारे बच्चे एमबीए क्यों कर रहे हैं, हमारे बच्चे खुश क्यों नहीं है। हमारे बच्चे नौकरी तो करते हैं लेकिन नौकरी में खुश नहीं होते। उसका कारण यह है कि जो टीचर्स उनको पढ़ाने वाले हैं, वो टीचर्स भी सब ऐसे हैं जो खुद को जानते नहीं, और जो इंसान खुद को जानता नहीं उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं।
और क्योंकि हमारे बच्चे भी खुद को नहीं जानते, इसलिए वो कुछ भी करेंगे जीवन में वो विकृति हो जाएगा। अगर कल को उन्होंने पैसे भी कमा लिए तो भी वो पैसे का सदुपयोग कर ही नहीं सकते। और इसमें भी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। आज का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 2 वैल्यूज सिखाता है आपके बच्चों को। वो 2 वैल्यूज का नाम, और ये दोनों वैल्यूज क्रिश्चियन वैल्यूज है, ये सब हमारे ब्रिटिशर्स की वैल्यू थी, हमारी वैल्यूज ये है नहीं, और उसका खामियाजा हम भुगत रहे। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सिर्फ 2 वैल्यूज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भर डाली। पहला कैपिटलिज्म, जिसे हम कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद कि जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा कमाने का तरीका क्या है इस पे कोई चर्चा होती ही नहीं है। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो भी चलता है, अगर आप एथिकल तरीके से पैसा कमाते हैं, सही तरीके से पैसा कमाते हैं तो भी चलता है, लेकिन इस देश में ज्यादातर पैसा अनएथिकल तरीके से कमाया जाता है। दूसरी वैल्यू जो हमारे स्कूल सिस्टम में भर दी गई है कि ये पैसे कमा के क्या करना है, ये पैसे कमा के इसका करना क्या है, तो आपको ये पैसे से सिर्फ भोग करना है, सिर्फ भोग करना है। उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद, सिर्फ आपको भोग करना है वो पैसे से। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, कई सारे कपड़े खरीदने हैं जिन कपड़ों की आपको जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको एक घर में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको 4 घर होना चाहिए। और आपका समाज भी ऐसा बना दिया गया है कि आपको कम में रहने की कोई मोटिवेशन है ही नहीं। अगर आप कम में रहोगे तो आपके आजू बाजू वाले लोग बोलेंगे अरे ये तो गरीब है, अरे ये तो कुछ करता नहीं, अरे इसमें नहीं होता बेटा, और कर और कर और कर और कर। ये हमारे सिस्टम के अंदर फैला हुआ है, ये 2 वैल्यू सिस्टम, और यही स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि बस पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के बाद क्या करना है, उस पैसे से भोग करना है। और भोग हमेशा बॉडी का ही करेंगे, हम बॉडी की चीजों का ही करेंगे। अच्छा देखेंगे, अच्छा छुएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सूंघेंगे, हमेशा बॉडी से रिलेटेड कंजम्पशन होगा। आत्मा से रिलेटेड कोई शांति की बात है ही नहीं सिस्टम। इसलिए आप देखेंगे कई सारे लोग अमीर तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं जीवन में। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के बाद उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। जो कृष्ण जानते हैं वो जानना जरूरी है, जो बुद्ध महावीर जानते हैं वो जानना जरूरी है। ना वो टीचर जानता है, ना ही वो बच्चे तक पहुंचने दिया जा रहा है। तो आपका बच्चा बेचैन हो रहा है रोज, और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। साथ में जो पढ़ाने का तरीका भी है वो आपके बच्चे को सिर्फ एक क्लर्क के जैसा बना रहा है, सिर्फ एक नौकरी करने लायक आदमी बना रहा है, बस उसको खुद से सोचने के लिए प्रोत्साहन दे ही नहीं रहा। तो गलत इतिहास से आपके बच्चे की चेतना को भी बदला जा रहा है, उस पर आक्रमण किया जा रहा है। भाषा बदल के उसके लैंग्वेज, उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति पे आक्रमण किया जा रहा है। और गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दिया तो अब टीचर्स के ऊपर भी आक्रमण हो चुका है, खत्म उनका। ये सारी चीजें आज के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम आज के तारीख में एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक, हिंदी में कहूं तो मानव केंद्रित है, मानव केंद्रित। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति हमारा दुश्मन है। जो अगर हम केंद्र में है पूरे सृष्टि के, तो इसका मतलब प्रकृति हमारी दुश्मन है। तो अब मानव के भोग के लिए मैं प्रकृति का विनाश कर सकता हूं, लेकिन हमारे भारत का इतिहास एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं है, हमारा इतिहास बायोसेंट्रिक है। हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो जीवन केंद्रित है। हम मानव को केंद्र में नहीं रखते, हम पूरे जीवन को केंद्रित में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं। इसलिए आप देखो गांव में महिला जो भी गृहिणी होती है गांव में, वो चींटी को भी खाना देती है, वो कुत्ते को भी खाना देती है, वो गाय को भी खाना देती है, जानवर को खाना देती है, घर के सभी सदस्यों को खाना खिलाती है, और फिर आखिरी में वो खाना ग्रहण करती है। तो हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, वो जीवन केंद्रित है। लेकिन आज का पूरा एजुकेशन सिस्टम ने मानव केंद्रित बना दिया है हमारे बच्चों को। इसका अर्थ यह है कि आपके बच्चे ये मानते हैं कि मेरे भोग के लिए मैं प्रकृति के साथ कुछ भी कर सकता।
अगर मुझे पैसे कमाने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे तो मैं काटूंगा, अगर मुझे पैसे कमाने के लिए नदी में कचरा डालना है मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे लिए सब कुछ बना है, मेरे भोग के लिए ये सृष्टि बनी है। और ये हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं है, ये अंग्रेजों का वैल्यू सिस्टम है, ये हमारे आक्रांताओं का वैल्यू सिस्टम है। अब्राहमिक रिलीजन्स जो है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, वो सारे धर्म एंथ्रोपोसेंट्रिक है। उनके धर्म में लिखा है कि सारी सृष्टि मानव के लिए बनी है। सिर्फ सनातन संस्कृति, सिर्फ हिंदू संस्कृति में लिखा है कि हमारा हमारा जीवन जीवन केंद्रित होना चाहिए, तो ही हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें विनाश नहीं होगा प्रकृति का। और आज ये विनाश इतना बढ़ चुका है कि क्लाइमेट चेंज हमारे बच्चों के ऊपर खड़ा है। तो जो माँ बाप मर जाएंगे, उनके बच्चे ऐसी दुनिया में जीने वाले हैं जहां पर तापमान बढ़ेगा, जहां पर कभी भी वर्षा होगी, जहां पर बहुत लोग मरने वाले हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर इतने तेजी से पिघल रहे हैं, लद्दाख के ग्लेशियर इतने तेजी से पिघल रहे हैं कि पहले बहुत बड़ी बाढ़ आएगी सारी नदियों में, और फिर बाढ़ आने के बाद सूखा हो जाएगा, सारी नदियां जो नॉर्थ इंडिया की वो सूख जाएंगी, और फिर सूखने के बाद इतने करोड़ों लोग बेघर होंगे, वो कहाँ जाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया छोड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए जो बुरी है। कोई भी माँ बाप चाहेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया छोड़ूं जहां पर वो बेहतर जीवन जिए, जिस जीवन में मैं जिया उससे बेहतर जीवन में जिए। लेकिन हम पहली जनरेशन है जो अब ऐसे चरम पे खड़ी है जहां पर हम अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया छोड़ रहे हैं जो बदतर है। जिस दुनिया में हम बड़े हुए उस दुनिया से भी बुरी दुनिया हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं, और ये सब हमारे एजुकेशन का ही किया धरा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब हम आजाद हुए तो सबसे पहले हमें गुलामी के हर चिन्ह को मिटाना चाहिए था, और भाषा भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, एजुकेशन उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन क्योंकि हमारे जो सत्ताधारी लोग थे वो इंग्लिश एजुकेशन का महिमा मंडन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने कभी इस बारे में कुछ किया ही नहीं, और आज हम भुगत रहे हैं ये सब, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं ये सब। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो हमारे स्कूल कभी नहीं उठाएंगे, ना ही हमारे कॉलेज कभी उठाएंगे। वो कदम क्या है वो देखते हैं, चलिए। अब इस पूरी समस्या से बचने का उपाय क्या है, हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं और अपने समाज को बचा सकते हैं इस आने वाले संकट से। तो एक बात तो हमें समझनी होगी कि हम स्कूल और कॉलेजेस के भरोसे नहीं रह सकते, हमें ये भागदौड़ अपने हाथों में उठानी होगी। माँ बाप को ये समझना होगा कि उन्हें घर में ऐसा वातावरण खड़ा करना होगा और ऐसी चीजें करनी होगी जिससे उनके बच्चे इससे बच सके। अब इसे क्या करना, कैसे करना, ये हम बात करेंगे, ठीक है। पहले तो आपको अपने बच्चों को किताबें पढ़ाना चालू करना होगा। आज का जो मॉडर्न डिजिटल एज है वहां पर आपने देखा होगा आपके बच्चे शॉर्ट्स रील्स देखना चालू कर दिए। सारे सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स और रील्स का ही बोलबाला है, शॉर्ट्स और रील्स। अब ये क्या कर रहे हैं शॉर्ट्स और रील्स आपके बच्चों के साथ? ये आपके बच्चों का अटेंशन स्पैन कम कर रहे हैं, आपके बच्चों का अटेंशन स्पैन कम कर रहे हैं। अभी अभी आई थिंक 37 सेकेंड्स आपके अटेंशन स्पैन को नीचे ला लिया गया है, इतना कम कर लिया गया है आपके अटेंशन स्पैन को, आपके बच्चों को। और उसमें सबसे बड़ा योगदान है ये शॉर्ट्स और रील्स का। इसका उद्देश्य यह है कि आपके बच्चों को बस एक प्रोडक्ट खरीदने की मशीन बना के छोड़ना है उन्हें, कि हर आधे मिनट में, हर एक मिनट में आपके बच्चे को एक नई चीज बेची जा सके, हर नई चीज बेची जा सके। और क्योंकि आपके बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, इसलिए वो जल्दी बोर भी हो जाते हैं। तो ना वो किताब पढ़ सकते हैं, ना ही वो लंबी लंबी पिक्चरें देख सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि आपके बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं आजकल। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शॉर्ट्स और रील्स। तो इनसे बहुत सावधान रहिए, ये कोशिश करिए कि आपके बच्चे ये ना देखें, और आप भी एज अ माँ बाप हो सके इनको कम से कम कंज्यूम कीजिए, क्योंकि इनका अल्टीमेट गोल है आपके बच्चों के अटेंशन स्पैन को कम करना, उनके ध्यान देने की काबिलियत को कम करना। और जितना आपके बच्चों का ध्यान देने की काबिलियत कम होगी, उतना उनकी सोचने की क्षमता भी कम होगी। तो पहली चीज आपको ये करना होगा कि आपको आपके बच्चों को किताबें पढ़ानी होंगी। बट कौन सी किताबें? क्या आप अपने बच्चों को काल्पनिक किताबें पढ़ा सकते हैं? नहीं, काल्पनिक किताबें नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि काल्पनिक किताबें तो किसी की कल्पना से निकली है, वो लिमिटेड रहेंगी। आपको अपने बच्चों को नॉन फिक्शन किताबें पढ़ानी होगी, ऐसी किताबें पढ़ानी होगी जो जीवन से प्रेरित है, जो सत्य के बारे में।
ठीक है, जितनी हो सके ऐसी किताबें पढ़ानी होंगी, और किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। जो बच्चे किताबें पढ़ेंगे और लंबे समय तक किताबें पढ़ेंगे, उनकी भाषा भी बहुत जबरदस्त रहेंगी, उनके सोचने का तरीका भी बहुत जबरदस्त रहेगा, और वो 99% बच्चों से कई गुना आगे रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि किताबें पढ़ना कितना कम हो गया है हमारे बच्चों में। तो पहले तो आपको अपने बच्चों को किताबें पढ़ानी होंगी। अब कौन सी किताबें? नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन किताबों में भी महान किताबें ही पढ़ानी होंगी आपको, महान किताबें ही पढ़ानी होंगी, महान स्क्रिप्चर्स, बुक्स। अब ये किताबें आपके बच्चे अकेले में नहीं पढ़ सकते, उन्हें एक ऐसा टीचर लगेगा, एक ऐसा पढ़ाने वाला लगेगा जो खुद को जानता है। ये मैं कौन हूं का जवाब वो जानता है और जीता है। ऐसा ही इंसान आपके बच्चों को किताबें पढ़ा सकता है, क्योंकि जो भी महान किताबें हैं उनको समझने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके बच्चों को समझा सके। ये आपके बच्चों को कम से कम आपको जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी चालू करना है। अगर आपके बच्चे 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल से ऊपर के बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं, 10 ईयर्स एंड अबव। लेकिन मैं कहूंगा आपको कि हमारे देश का इतिहास इतना महान है कि 5 साल से भी छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी किताबें पढ़ाई गई है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको अगर इस पूरे सिस्टम से बचना है तो आपको ये सिस्टम के बारे में किताबें पढ़नी होंगी, महान लोगों के महान विचार पढ़ने होंगे, और वो विचार पढ़ाने के लिए आपके बच्चों को आपको एक ऐसा टीचर प्रदान करना होगा जो मैं कौन हूं का जवाब जानता है। वो जानता है जो कृष्ण जानते हैं, वो जानता है जो महावीर जानते हैं, जो बुद्ध जानते हैं, जो नानक जानते थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे। सिर्फ वही इंसान आपके बच्चे को ये पढ़ाने लायक है। ये मैंने भी पहले भी कहा है, वही इंसान आपके बच्चे को पढ़ा सकता है और गुरु का दर्जा ले सकता है जो खुद को जानता है। क्योंकि जो इंसान खुद को जानता नहीं, उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं। उसकी स्थिति एक ऐसे इंसान के जैसी है जो पागल है और उसे हमने दवाई लेने के लिए भेज दिया है। चाहे वो करोड़ों ही दवाइयां क्यों नहीं लाए, वो सारी ही दवाइयां गलत होगी, उसके सारे कर्म विकृत हो जाएंगे। तो सिर्फ वही इंसान गुरु बनने लायक है जो स्वयं को जानता है, मैं को जानता है। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो आप अपने बच्चों को इस सिस्टम से बचा लेंगे। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सच है, और आज आपके बच्चे इसी सिस्टम में फंसे हुए हैं, कोई उनको नहीं बचा रहा। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपने उनको पैदा किया, आपने उनको इस जीवन में लाया, आपको उन्हें इससे बचाना ही होगा। नहीं तो कल जरूर इतिहासकार ये सवाल पूछेंगे कि क्या कर रहे थे वो माँ बाप जब हम इस दौर से गुजर रहे थे, क्या कर रहे थे आप जब आपके बच्चे इस सिस्टम में फंसे हुए थे। आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो ये सवाल पूछेगा ही, और हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते मदद की। सरकार के अंदर ऐसे लोग अब आ चुके हैं जो ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का महिमा मंडन कर रहे हैं। उनको उनको यकीन है कहीं ना कहीं कि ये एजुकेशन से ही उनका उद्धार होने वाला है। वो इसके इतिहास को जानते ही नहीं। तो आपके बच्चों को किताबें पढ़ानी होगी, महान किताबें पढ़ानी होंगी। आप अंग्रेजी में भी पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही किताबें पढ़ानी होंगी। और ऐसे आदमी के माध्यम से पढ़ानी होंगी जो खुद को जानता है, तो ही उसका सारा अर्थ उन तक पहुंचेगा। अगर कोई ऐसा इंसान उनको पढ़ा रहा है जो खुद को जानता ही नहीं, तो वो विकृत हो जाएगा, उसका कर्म, पढ़ाने का तरीका गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे में जरूर सोचेंगे और इस पे काम करेंगे। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। ठीक है, हम इस पे कई सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, और मैं कौन हूं इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, और इसके ऊपर आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स, टाइप देम इन द कमेंट सेक्शन. We will try to answer all of them if it is possible. Okay, thank you so much for your time. Jai Hind, Jai Bharat.